चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्पर्जन देखा था। स्टार्ट कर दिए थे डिस्पर्जन, है ना। इसका नोट्स लिख लिए क्या डिस्पर्जन तक? है ना, ये पार्ट हमने देखा था कि जब व्हाइट लाइट वाज पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना, व्हाइट लाइट गॉट स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कलर। और सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ था? वायलेट कलर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें सबसे ज्यादा डेविएट आपका वायलेट कलर हुआ था, राइट। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी वेव अगर आप बना रहे हो, लाइट वेव बना रहे हो, तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वो सबसे कम किसकी होती है? इन सातों कलर में किसकी होती है? वायलेट की। और सबसे ज्यादा होती है आपके रेड की। ठीक है। तो इसलिए आपका रेड का जो है वो डेविएशन भी सबसे कम होता है और स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है। स्कैटरिंग में हमारा एक फिनोमिना जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट क्लास में बताया भी था कि क्यों हम रेड लाइट को यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग डेंजर सिग्नल्स, ताकि डेंजर हमें दूर से ही दिख जाए, है ना। क्योंकि और कोई कलर अगर दूर में होंगे तो वो हम तक आते आते स्कैटर हो जाएंगे इधर उधर, तो हमें दिखेगा नहीं कलर कि रेड है वहां पर, है ना। पर अगर रेड रहेगा या कोई और मान लो ग्रीन कलर होता डेंजर के लिए, तो डेंजर हमें दूर से दिखता ही नहीं, क्योंकि वो ग्रीन कलर तो इधर उधर क्या हो जाता? स्कैटर हो जाता। पर रेड हमें दूर से दिखता रहता या दूर से दिखेगा, बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उसका स्कैटरिंग कम होता है। ठीक है। ठीक, ये डेफिनेशन देखा था हमने, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स constituent colors passing through a prism, on passing through a prism is called dispersion। तो प्रिज्म में पास होते हैं तो ही होता है ना, बिकॉज अंदर जाने के बाद ग्लास मीडियम में सबकी वेलोसिटीज अलग अलग है। ये रीजन है डिस्पर्जन होने का। ये क्या है? रीजन कि वाई डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। जैसे हमने देखा था कि वाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, तो उसका रीजन भी कुछ ऐसे ही था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पे इसकी स्पीड अलग होती है, इसलिए वो अपने पाथ से क्या होती है? डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो आइदर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों हो सकता है। डिपेंड करेगा लाइट की स्पीड सेकेंड मीडियम में बड़ी है कि कम हुई है। बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और कम होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। वही रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर। ठीक है। तो ये रीजन था रिफ्रैक्शन का। डिस्पर्जन का रीजन भी लगभग ऐसा ही है, बस ये बताना है अपन को कि एयर में सब कलर की स्पीड सेम होती है, बट मीडियम में आने के बाद स्पीड अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस। ये हमारे दो प्लेन सर्फेसेस, एक ये और दूसरा ये, बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस। और वो सर्फेसेस आपस में पैरेलल नहीं है रेक्टेंगल के जैसे। वो कैसे आपस में? दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, ये है वो एंगल। इसको अपन एंगल ए बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। ठीक है। ये जो हमें दिखता है बैंड, इसको अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को आप डिफाइन कर सकते हो बैंड ऑफ कलर्स, है ना, जो हमें कब मिले हैं? व्हेन व्हाइट लाइट वाज पास थ्रू अ प्रिज्म एंड इट गॉट स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। उन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को जब हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट में रिसीव किया तो हमें वो 7 बैंड्स दिखे पूरे। ठीक है। रेड कलर यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट में रेड कलर यहां आके हिट कर रहा होगा, वायलेट कलर यहां आके हिट कर रहा होगा, इसलिए आपको वैसे बैंड्स दिख रहे हैं। ठीक है। और ये बैंड कैसे होंगे? एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरे के बीच में गैप होगा। ये सब ओवरलैप्ड होते हैं। वायलेट इंडिगो में ओवरलैप होगा, इंडिगो ब्लू में ओवरलैप होगा, मतलब बीच में गैपिंग नहीं होगी। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। बैंड ऑफ कलर्स बोल लो, स्पेक्ट्रम। ठीक है। ओके। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको एक डायग्राम बना के भी दिखाया था, यहां भी देख लें, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जाहिर सी बात है, एक वेव का लेंथ ज्यादा है तो ऐसी बहुत कम वेव होगी गिवन टाइम में इन कंपैरिजन टू दिस जिसका लैम्डा क्या है, कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा। ठीक है, फिर ये दोनों में डिस्कशन कर रहे थे अपन, अपन भी ये दोनों डिस्कस किए थे कि रेक्टेंगल में भी तो हमारा व्हाइट लाइट जा रहा था ना, तो वहां तो ऐसे स्प्लिटिंग नहीं हुई थी कलर्स में, वहां तो हमने डिस्पर्जन फिनोमिना नहीं पढ़ा था, ये पढ़े थे ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में क्या है, इंक्लाइंड है एट सम एंगल, जबकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में वो पैरेलल थे। ये रहा एक सरफेस, ये रहा दूसरा सरफेस, बोथ वर पैरेलल टू ईच अदर। ये डिफरेंस है आपके ट्रायंगुलर प्रिज्म में और रेक्टेंगुलर स्लैब में। रेक्टेंगुलर स्लैब में जो इमर्जेंट रे थी वो आपकी इंसिडेंट रे की क्या थी, पैरेलल, समझ रहे हैं? और यहां पे पैरेलल नहीं है, दे आर इंटरसेक्टिंग। देखो ये दिख रहा है आपको इंटरसेक्शन, आप इंसिडेंट रे सामने लेके जाओ और इमर्जेंट रे पीछे लेके आओ तो आपको एक एंगल दिखेगा। ये तो क्या डिस्पर्जन है। अगर आपको बोला जाए कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में रिफ्रैक्शन समझाओ, सिर्फ रिफ्रैक्शन समझाने बोला, डिस्पर्जन समझाने नहीं बोला है, तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना देना, प्रिज्म शो करोगे इसको, एक व्हाइट रे नहीं, एक नॉर्मल लाइट लेकर आना, है ना। अपन स्प्लिटिंग नहीं दिखा रहे हैं, हम डिस्पर्जन नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे रिफ्रैक्शन करता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक रेक्टेंगुलर स्लैब का हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, अब एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे एयर से ग्लास में जा रही थी लाइट, यहां भी वैसी जा रही थी। ये रहा इसका नॉर्मल, ये रहा इसका नॉर्मल, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के बाद इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट ऑल्सो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आया दूसरा सरफेस में दोनों जगह, अब यहां पे आया, अब ये रहा अगेन नॉर्मल, ये रहा इधर पे नॉर्मल। ठीक है, अब जा रही है ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर से रेयर, पहले जा रही थी रेयर टू डेंसर, अब जा रही है डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कैसे आई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहां भी कैसे आएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। सिमिलरली यहां पे भी ये क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, नाम तीनों का सेम है। एक इंसिडेंट कर रही है, एक रिफ्रैक्ट हो रही है और तीसरी बाहर आ रही है, इसलिए नाम पड़ा इमर्जेंट। आगे बढ़े, अब इसके इमर्जेंट और इंसिडेंट के बीच में क्या रिलेशन है, और इसके इमर्जेंट और इसके इंसिडेंट में क्या रिलेशनशिप है, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सामने लेकर आएंगे इंसिडेंट रे को। तो हमने देखा यहां पर ये दोनों क्या थे, पैरेलल। प्रूफ भी किया था, आपको याद है, हमने एंगल आई और एंगल ई को बराबर प्रूफ किया था। दिस वाज एंगल ई, दिस वाज एंगल आई, हमने आई और ई को बराबर प्रूफ किया था। और इससे अपन बोले थे कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू व्हाट, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। बट यहां ऐसा नहीं होगा, आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, ये रही इंसिडेंट रे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होती। इस प्रिज्म के कारण दो बार रिफ्रैक्शन हुआ और वो इंसिडेंट रे बेंड हो गई, अब वो बन गई इमर्जेंट रे। और आप इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करो, आपको दिखेगा दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक एंगल बन रहा है। अनलाइक हियर जहां पे दोनों क्या थे, पैरेलल, यहां पे क्या है, दोनों इंक्लाइंड टू ईच अदर मेकिंग अ एंगल। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। 8 पूरा नहीं बनाया मैंने, 8 को आधे में लाके ही छोड़ दिए, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इसका नाम है डेल्टा। और यहां ये दोनों क्या है, पैरेलल। और इसका नाम क्या दिया था अपन ने, याद है किसी को, व्हाट वाज दिस डिस्टेंस नोन एज,
ये तो एंगल ऑफ इमरजेंस है, इमरजेंट रे है। मैं पूछा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या नाम दिए थे अपन? हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया था हमने? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां बस खसती थी, यहां तो एक एंगल से डेविएट हुई है, तो इसको नाम देंगे एंगुलर डेविएशन, इसको नाम देंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्पर्जन नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्पर्जन कहां हो रहा है अभी? ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये डायग्राम आप तब बनाओगे जब आपका क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अगर ऐसा बोलेगा तो ये डायग्राम बनाना है, तब डिस्पर्जन नहीं दिखाना है। सुन रहे हैं? लेकिन दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, आपको ये समझना है कि हमें डिस्पर्जन का डायग्राम कब बनाना है और ये डायग्राम कब बनाना है। तो ये डायग्राम आप कब बनाओगे? जब सिर्फ रिफ्रैक्शन समझाने बोलेगा। किसमें? इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। और अगर डिस्पर्जन बोल ही दिया तो फिर तो डिस्पर्स करके दिखाना है ना। डिस्पर्स मतलब लाइट का स्प्लिटिंग। एम आई क्लियर? ठीक है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन प्रिज्म वाले से बनते हैं। एक तो सीधा डिस्पर्जन पूछता है, डिस्पर्जन क्या होता है ना। व्हाट आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट इन विच द लाइट इज डिस्पर्स, पहला ये पूछता है क्वेश्चन। और फिर पूछता है कि विच लाइट इज डेविएटेड द मोस्ट एंड विच इज डेविएटेड द लीस्ट। तो वायलेट एंड रेड। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो पूरे हमारे बैंड है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनमें से दो कलर को उठा करके बोलता है कि आउट ऑफ दीज 2 कलर विच इज डेविएटेड द मोस्ट एंड द लीस्ट। हो सकता है आपको ब्लू और रेड भी एक ऑप्शन दिखे, वायलेट रेड ऑप्शन नहीं है, ब्लू रेड ऑप्शन है। तो ब्लू और रेड में भी तो ब्लू ज्यादा डेविएट होगा और रेड कम डेविएट होगा। एम आई क्लियर? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ भी दिया तो वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है। वहां वो उन पेयर में पूछ रहा है कि इन पेयर में कौन ज्यादा डेविएट होती है और कौन कम डेविएट होती है, ये देखना है अपन को। हो सकता है रेड भी ना ले, बीच के कोई 2 कलर ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें देखना है कि जो नीचे है वो ज्यादा डेविएटेड है, जो ऊपर है वो कम डेविएटेड। आप विबग्योर लिख करके देख लो, नीचे से ऊपर विबग्योर लिख लोगे अगर आप, है ना। अगर आप विबग्योर सही से लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा 2 कलर में ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, कम डेविएशन किसका हो रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये पार्ट हमने देख लिया था। रीजन भी पढ़ चुके हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, बैठा हो तो ठीक है। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा, डेविएशन सबसे कम, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ सबसे कम, डेविएशन सबसे ज्यादा। ठीक है। एक और पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है रेड का, बिकॉज ऑफ हायर वेवलेंथ, और बिकॉज ऑफ लो वेवलेंथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। देखो, वेवलेंथ से ही हम वेलोसिटी डिसाइड करेंगे और वेलोसिटी से ही हमारा आर आई यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, वेलोसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। वेवलेंथ कम, वेलोसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मींस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस फॉर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है। आर आई डिक्रीज होगा अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो। ठीक। अब तो सोचिए कि स्कैटरिंग भी कम हो रही है, डेविएशन भी कम हो रहा है, आर आई भी कम है, बस एक ही चीज ज्यादा है, वो क्या है? रेड का वेवलेंथ। ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि रेड का सिर्फ वेवलेंथ ज्यादा है, बाकी सारी चीजें कम है। आर आई भी कम है, स्कैटरिंग भी कम होती है, डेविएशन भी कम होता है। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? रेड लाइट का। उस सबसे और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? वायलेट का। ठीक है। ये भी मैं डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि क्यों हमें रेक्टेंगुलर स्लैब में नहीं दिखता, 7 कलर्स बाहर आता हुआ, ट्रायंगल में दिख जाता है, प्रिज्म में दिख जाता है। उसका रीजन अभी अपन समझ भी लिए हैं, और इसमें भी अपन रिकॉम्बिनेशन करवा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक और प्रिज्म लेना है और उसको कैसे प्लेस करना है? अपसाइड डाउन।
है ना, ताकि ये क्या बन जाए, जो पहला और आखिरी सरफेस है वो आपस में क्या हो जाए, पैरेलल, जैसे कि हमारे रेक्टेंगल में थे, है ना। यहाँ मैंने एक लिखा हुआ है कि दिस हैपेंस बिकॉज डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म एबीसी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ दी, देखिए आपने ट्रायंगल उल्टा रख दिया ना, प्रिज्म उल्टा रख दिया, तो डिस्पर्जन ये भी कर रहा है, डिस्पर्जन ये भी कर रहा है, बट इसके डिस्पर्जन और इसका डिस्पर्जन कैसा है, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये क्या हो गई, कंबाइन हो गई। पहले डिस्पर्जन ऐसे हो रहा था तो सब अलग अलग जा रही थी, पर अब डिस्पर्जन ऐसे हो रहा है तो वो मिल गई आकर के। आपको यहां पे भी 7 कलर्स दिख रहे हैं, आपको यहां पे भी 7 कलर्स दिख रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। यहां पे 7 कलर्स ऐसे डाइवर्जिंग फॉर्म में दिख रहे हैं और यहाँ के 7 कलर्स कन्वर्जिंग फॉर्म में दिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ज होके क्या बनेंगे, व्हाइट लाइट। और जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होके 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है तो वो 7 कलर्स वापस से मर्ज होके क्या बनेंगे, व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रेस बायोपी अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और मैंने आपको बता दिया कि कब बनाना है इसको, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पूछेगा तो डिस्पर्जन नहीं बनाना है, तब आपको एक्चुअली ना ये एंगल दिखाना है, समझ रहे हो, वो इसलिए आपसे रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं और इसमें हम क्या दिखाते हैं, क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम हो रही हैं। दोनों में पहले लाइट एयर से ग्लास में गई और सेकेंड टाइम लाइट ग्लास से एयर में आई। दोनों में पहली बार में टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग हुई, दोनों में दूसरी बार अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंडिंग हुई। तो डायग्राम तो दोनों का सेम प्रोसेस से ही बनने वाला है। अगर आप प्रोसेस सेम फॉलो करोगे तो एक में डायग्राम होने के बाद इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल दिखेंगी और एक में आपको एंगल बनाते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सारा लेबलिंग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म का नाम भी दे देंगे। ये सब आप एंगल देख रहे हो यहाँ पर, ये सब अपन को मेंशन करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे हैज बीन डेविएटेड। इंसिडेंट रे तो बढ़िया मजे से सीधा जा रही थी, बट नाउ इट हैज बीन डेविएटेड, so it is the angle by which incident ray has been deviated by the prism. It is not done by the rectangular glass slab. Rectangular glass slab बस उसको एक अपने जगह से खिसकाती है पैरेलली, बट इसने तो एंगुलर डेविएशन किया है। ठीक है, फ्लैशबैक करके लिखा है मैंने पॉइंट की, अपन ने सेम टाइप का रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी पढ़ा था, वही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये याद दिलाने के लिए बस, है ना, ऐसा लिखना नहीं। फ्लैशबैक होता है ना पिक्चरों में, पुराना सोचते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लैशबैक लिखा है कि आप लोग अभी बैठ के पुराना याद करो कि हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब सेम काम करते थे तो वहां पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती थी, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेम काम किया है। हमने वहां पे भी इंसिडेंट रे बनाई थी, हमने वहां पे भी नॉर्मल बनाया था, हमने वहां पे भी रिफ्रैक्टेड रे बनाई थी, और फिर उस रिफ्रैक्टेड रे को हमने फिर से बाहर निकाला था एज इमर्जेंट रे, ड्राइंग नॉर्मल, सब काम तो वही किया है ना। बस फर्क इतना है कि वहां के दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल थे, यहाँ के दोनों सरफेसेस आपस में इंक्लाइंड है। ठीक है, इसलिए वहां इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी पैरेलल थी, यहाँ पे इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे इंक्लाइंड है। ठीक है, हाँ, रेनबो फॉर्मेशन देखो, मैंने कल डिस्पर्जन बनाते वक्त आप लोग के साथ डिस्कस भी किया था कि ये फिनोमिना हमारा रेनबो में होता है, डिस्पर्जन, है ना, बट ये होता कैसे है, हाउ डज दिस टेक प्लेस, क्योंकि वहां आसमान में तो प्रिज्म नहीं है ना, बट पानी तो गिर रहा है, देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स, तो एट दैट टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बिहेव करेंगे, लाइक अ प्रिज्म। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है वहां पर, ये आपका वाटर ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है ना, लाइट, सनलाइट ऐसे एंटर करती है इन द रेन ड्रॉप, व्हाइट लाइट फ्रॉम द सनलाइट, है ना, अंदर जाकर के स्प्लिट होंगी अपने 7 कलर्स में। ठीक है, तो मतलब पहले क्या हुआ यहाँ पर, आपका एक फिनोमिना क्या, मतलब यहाँ पर देखो 3 फिनोमिना होते हैं, एक हो रहा है डिस्पर्जन, है ना, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है ना, और एक और चीज हो रही है यहाँ पे जो भी अपन नहीं पढ़े हैं, वो एक हमारे लिए नया फिनोमिना है, उस फिनोमिना का नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग समझना, देखो आप यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आपको, उसके बाद ये पीछे कैसे आ गया, ये तो रेन ड्रॉप था, नहीं, इसको तो आगे जाना चाहिए था ना,
ये तो पीछे आ गया। ये आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा फिनोमिना है कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई? व्हाट इज दिस फिनोमिना नोन एज? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ा ना हमने कि लाइट जहां से आई वापस वहीं चली गई। अगर ये ऐसे बाहर आती तो आप बोलते कि हाँ सर ये तो रिफ्रैक्शन हुआ है, बट ये तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपन को साफ साफ। समझा मैंने क्या बोल रहा हूं? ये वाली देखो, देखो रे नंबर 1 को, यहां वाले को, और ये 1 डैश को, ये 1 आई इधर और रिफ्लेक्ट होके वापस इधर चली गई, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया। जबकि वाटर ड्रॉपलेट तो हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, वो तो रिफ्रैक्शन करता है ना। और यहां कर भी रहा है, देखो अंदर घुसी की नहीं लाइट, ये अंदर घुसी, ये रिफ्रैक्शन ही तो हुआ है। एम आई क्लियर? डिस्पर्जन भी हो गया यहां पर। मैंने 2 ही बनाया ना, मैंने 7 लाइन नहीं बनाया है, वरना आप यहाँ पे 7 लाइन बना सकते हो ऐसे, वो कचरा हो जाता है इसलिए नहीं बनाया, है ना। वो अंडरस्टूड है कि पहली लाइन आपकी रेड की है और आखिरी लाइन यहाँ पे किसकी है, वायलेट की है, बीच में बाकी सारी लाइन रहेंगी। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं? तो ये तीसरा फिनोमिना जो हो रहा है ना, उसका मतलब क्या होता है समझना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एज द वर्ड सजेस्ट, पूरा का पूरा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। देखो ऐसा क्यों होता है, या ऐसा कब होता है, जब लाइट रे ना इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल। अब तीनों डायग्राम में फर्क समझना, यहां पे एंगल कम है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां थोड़ा ज्यादा हुआ, है ना। यहां ऐसा था कि ये क्या हो रही थी, बेंड हो रही थी, राइट, उधर जा रही थी। यहां इतना हो गया कि वो अब कहां बेंड होके जा रही है, उसी इंटरफेस में। अब अगर आपने और बढ़ा दिया इसको, ये क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया आपने अगर आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, कुछ भी लाइट पास नहीं हो पाएगी। मतलब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी एंगल से लाइट को इंसिडेंट करा दो। मतलब आपने डायग्राम ऐसे पढ़ा है ना कि हर बार लाइट ऐसे आती है आपके डायग्राम में और बेंड होकर के वो नीचे आती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। पर अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए ये एंगल, तो वो ऐसे चली जाएगी, और अगर उससे भी ज्यादा कर दिया आपने तो वापस से अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल को डिनोट किया हमने थीटा सी से, इसको थीटा बोलते हैं, आप लोगों को पता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ चुके हो ना आप। तो थीटा एक वेरिएबल ही है ना। तो थीटा सी बोल रहे हैं, सी फॉर क्रिटिकल, और थीटा आई मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तब तक नॉर्मल क्या होगा, रिफ्रैक्शन। जहां वो बराबर हो गया, आपको जो आपका बाउंड्री है उसी में लाइट पास होके जाएगी, और उससे ज्यादा कर दिया आपने, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो हो जाएगी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड। समझ गए क्या? और यही हो रहा है उस ड्रॉपलेट के अंदर। एम आई क्लियर? ठीक है, और एक कंडीशन भी होती है ना कि रेनबो बनेगा उस साइड, सन के ऑपोजिट साइड में। मतलब अगर सन इधर है तो रेनबो आपको इधर दिखेगा, अगर आएगा भी तो, तभी तो लाइट ऐसे आएगी ना ड्रॉपलेट के पास। ठीक है, तो 3 फिनोमिना होते हैं, है ना। क्या क्या होता है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द 3 फिनोमिना टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो 3 लिखा रहता है, किसी किसी में स्कैटरिंग भी लिखा रहता है, किसी में अब टोटल, ये किसी में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा रहता है। अभी अपन पढ़ेंगे ये दोनों फिनोमिना, हमारे आगे के टॉपिक्स हैं। तो ये दोनों चीज इसमें नहीं होती है ना स्कैटरिंग होती है और ना ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है इसमें, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन तो आपको क्लियर होगा ना, तभी तो 7 कलर्स दिखेंगे। डिस्पर्जन में तो होता है ना कि व्हाइट लाइट गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, तो डिस्पर्जन तो 100% होगा। और डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये लाइट वापस पीछे क्यों आ रही है, बिकॉज वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका है, तभी वो लाइट पीछे आ रही है। तो तीसरा फिनोमिना हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान देंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो 3 फिनोमिना, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। द रेनबो इज सीन ओनली इन रेनी सीजन। देखिए रेनी सीजन में ही हमें ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। The water droplet acts as small prism. When sunlight enters the water droplets, dispersion occurs. ये तो सीधा से लिख दिए, पर पहले क्या हो रहा है,
पहले लाइट बेंड होके अंदर जा रही है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। तीन चीजें दिख रही हैं आपको? फर्स्ट ये बोला मैंने, दूसरा ये, और तीसरा फिर ये। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन तो हो ही रहा है, ठीक है? occurs causing different colors in sunlight to refract at different angles. This result in the formation of rainbow. ठीक है? ये हमारा डिस्पर्जन फिनोमिना हुआ ना। दो और जो पढ़ना है उसमें एक है स्कैटरिंग। मैं स्कैटरिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ एब्सॉर्बिंग ऑफ लाइट एंड देन री-रेडिएटिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट आ रही है वो पहले किसी चीज से टकरा रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेड लाइट स्कैटर कम करती है, तो रेड लाइट स्कैटर कम करती है, इसका मतलब क्या है कि देखो एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट मॉलिक्यूल्स भी हैं, खुद एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस लाइट को क्या करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर टकराने के बाद ये उनको क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। जैसे हमें पूरा स्काई ब्लू क्यों दिखता है? आप जब ऊपर देखोगे दिन के समय आपको पूरा स्काई ब्लू दिखता है, अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? जबकि व्हाइट लाइट में तो हमारे और भी कलर्स होते हैं ना, इंडिगो भी है, ब्लू येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। तो हमें दिन के समय आसमान रेड क्यों नहीं दिखता, या वायलेट क्यों नहीं दिखता, या इंडिगो क्यों नहीं दिखता, या ऑरेंज क्यों नहीं दिखता, ब्लू ही क्यों दिखता है? इसका रीजन कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मतलब व्हाइट लाइट स्कैटर हो रही है, पर सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा कलर हो रहा है? ब्लू। समझ रहे हैं क्या? तो उसका रीजन है ये, वाई स्काई लुक्स ब्लू। अब जो स्पेस में जाते हैं उनको वो स्काई पूरा ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वहां एयर नहीं है, एयर नहीं होगी तो स्कैटरिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे व्हाइट लाइट नहीं है, सन की है, बट दिख क्यों नहीं रही है? आप लोग को याद है 9th में आप लोग एक इफेक्ट पढ़ते थे, टिंडल इफेक्ट, बस उसके जैसा ही है ये। टिंडल इफेक्ट में भी क्या होता था कि जब वो सॉल्यूशन के ग्लास से लाइट पास होती थी तो सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे छोटे थे कि वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर ही नहीं कर पाते थे, जिसके कारण आपको सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ नहीं दिखता था। दैट इज सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। समझ गए टिंडल इफेक्ट का मतलब? कि जो लाइट का पाथ हमें दिखेगा उसको टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं, जो हमें नहीं दिखता है। किसमें? सॉल्यूशन के केस में। बट दो और मिक्सचर पड़े थे, कोलॉइड एंड तीसरा क्या था? सस्पेंशन। अरे नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सॉल्यूशन था, फिर दूसरा कोलॉइड था, और तीसरा हमारा सस्पेंशन था, जिसमें कोलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो आने वाली लाइट को स्कैटर कर सकते थे, और स्कैटर करते तो दिखेगी लाइट। यही चीज स्पेस में नहीं हो पा रही है कि सनलाइट तो है बट वो किसी चीज से स्कैटर नहीं हो पा रही है क्योंकि एयर नहीं है, तो इसके कारण हमें वो ब्लैक दिख रहा है पूरा। ठीक है? तो अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द वेवलेंथ। देखो, अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग बढ़ेगी। इसका मतलब अगेन रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्कैटरिंग सबसे कम है। इंक्रीजेस बोल रहा है ना, व्हेन इट डिक्रीजेस, तो इसका मतलब तो यही हो कि वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होने वाली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये भी। इसलिए हमने पीछे बात की थी कि रेड लाइट को यूज करते हैं अपन डेंजर के लिए। ठीक है? दिस मीन्स दैट ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर, अगर अपन कंपैरिजन करें, देन रेड लाइट इन विजिबल रेंज, रेड लाइट इज स्कैटर्ड दी लीस्ट, रेड लाइट सबसे लीस्ट स्कैटर करती है। ठीक है? स्काई लुक्स ब्लू क्यों? बिकॉज व्हेन सनलाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन रेड. This blue light enters our eyes when we look up. Therefore, sky looks blue. इसी में वो भी क्वेश्चन आ जाएगा कि why danger signals are red. क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उसकी स्कैटरिंग कम हो रही है। मतलब देखो, इन सब के रीजन में स्कैटरिंग वर्ड आना चाहिए। स्कैटरिंग नहीं हो रही है इसलिए हमें रेड लाइट दूर से दिख रही है, वरना वो भी स्प्रेड हो जाती। तो are red because red light is scattered the least by the atmosphere, therefore it can travel larger distances with appreciable intensity. इसका मतलब क्या हुआ?
दूर से भी दिख जाएगा। एप्रिशिएबल इंटेंसिटी मतलब उसकी इंटेंसिटी, डार्कनेस, ऐसा नहीं कि रेड लाइट नहीं दिखेगी हमें दूर से, उसकी इंटेंसिटी बनी रहेगी तो हमें दूर से भी रेड लाइट जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, एक और बी वाला पार्ट देखो, सन लुक्स रेड वाइल सनराइज एंड सनसेट, ऐसा होता है ना, सनराइज के समय और सनसेट के समय रेड दिखता है ना। तो उसका रीजन क्या होता है समझना, ड्यूरिंग सनसेट या सनराइज सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, मतलब उस समय आपका जो अर्थ और सन की जो दूरी है ना वो सबसे ज्यादा होती है। जब सन, ये आपका होराइजन है, होराइजन समझते हैं, एक लेवल जहां से हमें सन दिखेगा, उसके नीचे चला जाएगा सन तो नहीं दिखेगा। उसको उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, होराइजन। ठीक है, तो होराइजन के पास आपका सन रहता है जब वो सेट हो रहा है या जब वो राइज हो रहा है, तो उस समय सन से अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वही लिखा है, सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू दी अर्थ एटमॉस्फेयर। अब आते आते इतनी दूर तक आते आते बाकी सारे कलर्स क्या होते हैं, स्कैटर होके चले जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है, रेड। तो उस समय हमें क्या दिखता है, सन अपीयर्स टू बी रेड इन कलर। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो भी मैंने अभी आपको बताया कि वाई स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स, वो स्पेस में है, तो दिस इज बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट सच एल्टीट्यूड या एट सच हाइट। तो ऑन अर्थ स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हम अभी पीछे देखे थे ना कि स्कैटरिंग कारण हमें स्काई ब्लू दिख रहा था। इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर, अर्थ में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें भी पूरा स्काई क्या दिखता, ब्लैक। ठीक है, तो ये सेकेंड फिनोमिना था स्कैटरिंग, ये लास्ट फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हम जानते हैं क्या होता है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में भी लाइट बेंड हो रही है। तो एटमॉस्फेयर में लाइट क्यों बेंड हो रही है, एटमॉस्फेयर में तो बस एयर एयर ही है। हम तो बेंडिंग तब पढ़े हैं जब लाइट एयर से ग्लास में आए या एयर से वाटर में आए, यानी कि मीडियम चेंज हो जाए, यही पढ़ा हमने। बट यहां पे क्या हो रहा है, एयर या एटमॉस्फेयर हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, एयर या एटमॉस्फेयर क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। तो जहां पर एयर की इंटेंसिटी ज्यादा या एयर की डेंसिटी ज्यादा है उसको आप बोलोगे डेंसर मीडियम, और जहां पे एयर कम है उसको क्या बोल देंगे अपन, रेयरर मीडियम। यानी एयर में ही दो मीडियम बन जाएंगे, एक वो जगह जहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है और एक वो जगह जहां पे एयर की डेंसिटी कम है, क्योंकि एटमॉस्फेयर थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है। आप समझ रहे हो, तो लाइट जो हमारे पास आती है वो एक्चुअली में स्ट्रेट ना करके वो कैसी आती है, बेंड होते हुए आती है। मैंने यहाँ पे एक बनाया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इंक्रीजेस और ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस। आप जैसे जैसे नीचे आओगे एयर की डेंसिटी बढ़ेगी, आपको पता ना हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो एयर कम होती है, तभी तो माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं अगर वो उनको बहुत ज्यादा हाइट में जाना होता है तो, यानी कि ऊपर एयर की डेंसिटी कम है, पर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अर्थ सरफेस में तो है ना भाई, तभी तो हम आराम से सांस ले पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी एयर की अच्छी खासी है। मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, हाँ इंक्रीज, डेंसिटी क्या हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी कि ऊपर वाला एयर रेयरर है, नीचे आ रहे हैं तो डेंसर है, और नीचे आएंगे तो और डेंसर होते जाएगा। तो मतलब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होते होते वो कहां आ रही है, अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है। समझ रहे हैं क्या, तो इसी फिनोमिना को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर से एक बार रीड करते हैं देखो, एज वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर से अगर नीचे, लाइट तो ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू सरफेस ऑफ अर्थ बेंड्स, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। पर ये हो कहां रहा है, एटमॉस्फेयर, एयर में, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया उसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, this results in a curved path of light rays, this phenomena is called atmospheric refraction। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी उसके बाद। ठीक है, अब इसके भी कुछ रीजन होते हैं, मतलब इसके भी कुछ एप्लीकेशन है, समझ लीजिए कि हमें सन जो है वो एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखना चालू हो जाता है,
और सनसेट होने के बाद भी सन दिखता रहता है। मतलब आपको जो सन दिख रहा है सनराइज के समय या सनसेट के समय जब दिखना चालू हुआ है ना, तो एक्चुअली वो अभी होराइजन के ऊपर नहीं आया है, आपको दिख रहा है क्योंकि लाइट बेंड होकर आ रही है आपके पास। कैसे दिखना है यहां पर, ये आप खड़े हो अर्थ सरफेस में, सन अभी होराइजन के नीचे है, तो कायदे से आपको सन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। पर सन की जो लाइट आ रही है ना, यहां तक स्ट्रेट आई, पर जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसी तो वो बेंड होकर के आई। और हम तो स्ट्रेट ही देखेंगे ना, हम कैसे बेंड करके देखेंगे, तो हम जब स्ट्रेट देखेंगे इसको तो हमें ऐसा लगेगा कि सन एक्चुअली में यहां पर है, पर एक्चुअली में सन की पोजीशन यहां पर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये सन की क्या है, अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट पोजीशन, आपको याद है वो पेंसिल हमें कैसी टेढ़ी दिख रही थी, वैसे ये सन अभी से दिख रहा है, बिकॉज वहां पे पानी के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहां पे एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 2 मिनट पहले से दिन हो जाएगा और 2 मिनट के बाद भी दिन रहेगा। तो इससे इसको अपन दो फिनोमिना बोलते हैं, एक बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज, कि सनराइज एडवांस में हो गया, एंड दूसरा होता है डिलेड सनसेट, सनसेट हो गया उसके बाद भी सन दिख रहा है, तो डिले हो गया ना ये। तो 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम में मिलाकर के टोटल 4 मिनट में 4 मिनट दिन का टाइम इंक्रीज हो गया। दिन का टाइम मतलब 24 घंटा 4 मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, उस 24 घंटे में ही जितना भी टाइम दिन का था 12 घंटा और 12 घंटा रात का यानी कि अंधेरे का, उसमें 4 मिनट यहां एक्स्ट्रा हो गया। कहां पर, डे टाइम में, लाइट वाले टाइम पे। जब तक सन है तब तक लाइट है बोलेंगे ना, सन डूब गया, सनसेट हो गया, अंधेरा आ गया पूरा, तो वो दिन का जो टाइम है ना वो 4 मिनट ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सम प्रैक्टिकल फिनोमेना पहला देखोगे, सन कैन बी सीन 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, उसी को एडवांस सनराइज बोलते हैं, एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट, उसी को हम डिलेड सनसेट बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या, ये डायग्राम में समझ में आ रहा है आपको कि सन यहां पे था पर दिख यहां रहा है, सन जा चुका है पर अभी भी दिख रहा है। समझ रहे हैं, ये डायग्राम मैंने फिर से बनाया था, देखना एक बार। लाइट देखो यहां तक लाइट स्ट्रेट थी ना यहां तक, पर जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसी तो वो बेंड होना चालू करी और आप तक पहुंची, तब तक वो बेंड हो चुकी थी पूरी। आप स्ट्रेट देखोगे तो आपको वर्चुअल पोजीशन यहां दिख रही है सन की, पर एक्चुअली में सन यहां है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। द सन शुड बी सीन बाय द ऑब्जर्वर व्हेन इट रीचेस द होराइजन। ये तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना कि सन हमें तभी दिखेगा जब वो होराइजन के पास आएगा, यानी होराइजन में आएगा। इट रीचेस द होराइजन बिकॉज इन दिस केस सन इज इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ लाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जहां तक अपन स्ट्रेट देख पा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। एम आई क्लियर, ठीक है। बिकॉज इन दिस केस द सन इज इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, जहां भी स्ट्रेट देखेंगे वो हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो ये पहाड़ है अगर, तो पहाड़ के आप यहां पे खड़े हो तो आप इस आदमी को नहीं देख पाओगे ना, क्यों, क्योंकि वो आपकी लाइन ऑफ साइट में है ही नहीं। आप यहां आदमी होता तो देख लेते, वो आपकी लाइन ऑफ साइट में है। यहां होता तो भी शायद दिख जाता, लाइन ऑफ साइट में है। यहां भी होता तो शायद दिख जाता, लाइन ऑफ साइट में होता तो, है ना। पर यहां तो नहीं है ना बिल्कुल भी। लाइन ऑफ साइट समझ गए ना, स्ट्रेट हम जहां तक देख पा रहे हैं वही हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है। ओके, तो होराइजन हमारी लाइन ऑफ साइट में आएगा, तभी हमें सन होराइजन से दिखेगा। बट सन इज सीन बिफोर इट रीचेस द होराइजन, ऐसा क्यों, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इन सब के आंसर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वर्ड आना चाहिए, क्योंकि देखो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गिव रीजन के आते हैं। तो गिव रीजन में जैसे वो सब डेंजर सिग्नल रेड क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है, एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक क्यों दिख रहा है, वहां सब में आपका वर्ड स्कैटरिंग वर्ड आना चाहिए आपके आंसर में। योर आंसर शुड कंसिस्ट ऑफ द वर्ड स्कैटरिंग, की स्कैटरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो दिख रहा है, नहीं हो रही है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे यहां पे क्या आना चाहिए वर्ड आपके आंसर में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। So this can be explained by atmospheric refraction as a ray of light from the sun enters the Earth's atmosphere. जैसी ray of light Earth's atmosphere में enter करी, it follows a curved path. अब अपन को यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, आपने बस वर्ड मेंशन कर दिया तो अब समझ में आ जाएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट इन एयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
and reaches the observer. ठीक है, तो it appears to the observer as if the rays are coming from I, मतलब सन यहां है पर ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है. ठीक है, and therefore sun is seen by the observer at position I. The sun is seen 2 minutes before the sun reaches the horizon. The same phenomena शाम को भी होगा. The same phenomena take place at the time of sunset. So thus the sun is seen 2 minutes after the sun has gone below the horizon. Therefore, the duration of the day increases by 4 minutes. ये पूरा किसके कारण हो रहा है? Due to atmospheric refraction. ठीक है, यही रीजन ये भी है कि स्टार्स जो है हमें एक्चुअली पोजीशन से थोड़े ऊपर दिखते हैं. देखो ये स्टार है, एक्चुअली पोजीशन स्टार की ये है. जब तक एटमॉस्फेयर नहीं है तब तक लाइट स्ट्रेट आ रही है, और जैसे एटमॉस्फेयर में घुसी लाइट तो क्या होगी, लाइट काइंड होकर के आई. पर हम तो स्ट्रेट ही देखेंगे, लाइन ऑफ साइट. तो हम जब स्ट्रेट देखें तो हमें स्टार एक्चुअली यहां दिखा है, जबकि स्टार यहां पे था, रेज्ड पोजीशन. इसका भी हमने एक एग्जाम्पल लिखा है रिफ्रैक्शन में, कि आप अगर एक इंक डॉट बनाओगे और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख दोगे तो ये आपको इंक डॉट थोड़ा रेज्ड दिखता है. ये सब लिखा है हमने एटमॉस्फेयर, ये रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में कुछ एग्जांपल्स में. पेंसिल वाला भी लिखवाया है मैंने आप लोग को, ये डॉट वाला भी लिखे अपन. ठीक है, तो यहां भी वही चीज हो रही है. बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन. ठीक है, a ray of light coming from star O on entering the Earth's atmosphere follows a curved path due to atmospheric refraction. देखो ये आना चाहिए आपके आंसर में. It appears to the observer, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि the light is coming from I and therefore star is seen by the observer at position I. Clearly I is higher than O. I की पोजीशन O से क्या है, थोड़ी सी हायर है हाइट वाइज. आई ऊपर है, ओ नीचे है. ठीक है, लास्ट दो फिनोमिना और देखते हैं. एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड व्हाई नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल, है ना. तो द लाइट फ्रॉम द स्टार्स रीचेस अस आफ्टर एटमॉस्फेरिक. अच्छा, दोनों में पास कौन होता है? स्टार्स और प्लैनेट में कौन प्लैनेट पास होता है? हमारे स्टार्स थोड़े दूर होते हैं, इसलिए तो हमें स्टार्स छोटे दिखते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे. एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं. इट अपीयर्स टू ट्विंकल, दे एक्चुअली डू नॉट ट्विंकल. और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो एकदम पास में है, साइज में बड़े दिखते हैं. साइज में स्टार भी बड़ा है, पर क्योंकि दूर है तो वो किसके जैसा दिखता है, एक डॉट, एक पॉइंट जैसा दिखता है बस. ठीक है, द लाइट फ्रॉम द स्टार रीचेस अस आफ्टर एटमॉस्फेयर. ये तो हो गई ना. अभी तो अपन देखे ना कि स्टार से जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो बेंड होकर आ रही है, इसलिए स्टार्स आर अपीयरिंग हायर देन द एक्चुअल पोजीशन. एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेडी. हर जगह एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं है और स्टेडी भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. एयर मूव होती रहती है. एयर की तो प्रॉपर्टी है ना कि वो एक जगह थोड़ा रहेगी, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाली है, वो हमेशा क्या होने वाली है, मूव करने वाली है. बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड एयर मोबिलिटी, एयर मूव होती रहती है. ठीक है, therefore the refractive index of air in a given region keeps on changing continuously. मतलब एक रीजन पर कभी एयर ज्यादा है, कभी एयर कम है. तो ये एयर ज्यादा होगी तो स्टार्स की लाइट नहीं दिखेगी, और नहीं होगी तो दिखेगी. तो यही आपको कभी दिखना कभी नहीं दिखने वाले को ही हम क्या नाम दे देते हैं, ट्विंकल होना. ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस अस इज नॉट ऑलवेज द सेम. अभी एयर ज्यादा है तो हम तक लाइट कम पहुंच रही है, कभी एयर कम है उसके सामने तो लाइट ज्यादा पहुंच रही है. तो ये लाइट कम ज्यादा कोई तो ट्विंकलिंग बोल दी है ना अपन, कि कभी लाइट कम है, कभी लाइट ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है. वी नेम्ड इट ट्विंकलिंग, बट एक्चुअली में स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, बट अपीयर तो हो रहे हैं ट्विंकलिंग होते हुए. तो उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अगेन हमारे पूरे वर्ड इसके रीजन में एटमॉस्फेरिक वर्ड आना चाहिए, रिफ्रैक्शन. ठीक है, और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स नहीं है, ये हमारे पास होने की वजह से ये थोड़े बड़े होते हैं. स्टार्स आर वेरी फार अवे, दस एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स. एक पॉइंट है वो, ऐसा लग रहा है. ठीक है, लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज अफेक्टेड बाय, तो लाइट जो पॉइंट सोर्स से आ रही है उसको
मतलब उसको एयर अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो बहुत दूर है तो छोटा दिख रहा है, तो एयर उसको अफेक्ट कर रही है. फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंजेस. अ प्लैनेट इज नियरर, अगर हम स्टार से कंपैरिजन करें तो अ प्लैनेट इज नियरर एज कंपेयर टू स्टार्स. देयरफॉर अ प्लैनेट अपीयर्स बिगर एज वेल. तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट सोर्स. आप ये बोल सकते हो कि वो बहुत सारे पॉइंट को मिला करके सोर्स है. स्टार्स एक पॉइंट है, बट प्लैनेट अगर बड़ा दिख रहा है तो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है. तो इनफैक्ट अ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस. अब सोचो वहां पे भी अगर एयर की डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, तो अगर एक पॉइंट सोर्स से ऑब्जेक्ट या लाइट कम आ रही है, तो अभी तो पूरा पॉइंट सोर्स और भी बचे हुए हैं ना पूरे प्लैनेट को मिलाकर. वो सारे पॉइंट सोर्स को मिलाकर के प्लैनेट है. तो अगर एक पॉइंट से लाइट कम हो रही है तो बाकी पॉइंट से तो आ रही है लाइट. तो अल्टीमेटली लाइट हमेशा सेम ही आती है प्लैनेट से. As a collection of point sources, its intensity of light from one point source decrease, it increases from the other. एक जगह से डिक्रीज हो रही है, दूसरी जगह से इंक्रीज हो जाएगी. ओवरऑल प्लैनेट हमें हमेशा वैसे ही दिखेगा. Such that the overall average remains the same. Therefore, planets do not twinkle. तो twinkle ये भी नहीं होते, they just appear as to twinkle. देखो ना, अपन ने लिखा ना वर्ड, the stars appear twinkling. तो एक्चुअली वो appear होते हैं, बस twinkle नहीं करते हैं. समझ रहे हैं क्या? तो यही सारे हमारे तीन फिनोमिना थे. एक डिस्पर्जन, जिसका हमने एक फिनोमिना देखा रेनबो, और स्कैटरिंग के 4-5 देखे हमने, है ना. और ऐसे ही अभी एक और क्या देखा हमने, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, इसके 4-5 देखे. ठीक है, तो इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास तक अगर सिर्फ पूरा लिख कर ले आओगे, है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स देख करके चैप्टर खत्म कर देंगे. सुन रहे हैं क्या? तो यहां तक कंप्लीट कर लेना. क्वेश्चन आंसर्स फिर हम यहीं पर लिख लेंगे. ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, और बहुत सारे तो लिखने भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें लिख दिए हैं. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10, 11, 12 ऑलरेडी नोट्स, वही सब लिखा हुआ है. वाई स्काई लुक्स ब्लू, है ना, वाई रेड कलर इज यूज फॉर डेंजर. तो अपन उसको बार बार नहीं लिखेंगे, पर देख तो लेंगे ना क्वेश्चन रीड करके कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और हमारे पास किस किस के आंसर्स हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेना. तो 2-3 पेज का इसके एक्सरसाइज है, वो करके हम नेक्स्ट क्लास में ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे. ठीक है, बाकी एसिड बेस के सुनो, अभी अपन ने वो डिस्कस नहीं किए ना, एसिड बेस के पीवाईक्यूज बचे हमारे, है ना. हमने एसिड बेस